यूट्यूब के संडे क्लासेज में मैं मुकेश सर आज उपस्थित हूं। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन क्लास 10th का यह तीसरा इकाई है, यूनिट है, लेसन है और इसका एक पार्ट हमने देख लिया है, हिंद चीन का इतिहास। और पार्ट 2 जिसमें आज हमें देखना है कि व्यापारिक कंपनियों का आगमन, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व एवं उपनिवेश की स्थापना। इन दो चीज, उसका प्रभुत्व कैसे स्थापित होता है और उपनिवेश कैसे काबिज करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं भौगोलिक खोज की तरफ, जहां 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आता है। क्योंकि एशिया के या एशिया में जो यूरोपियों का आगमन है उसकी सबसे प्रमुख घटना 1498 की ही मानी जाती है, जब वास्को डी गामा भारत आते हैं। क्योंकि वास्को डी गामा या पुर्तगालियों के भारत आगमन के साथ ही अन्य देशों का भारत में आगमन शुरू होता है और यह भारत तक ही सीमित नहीं रहते हैं। यह भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ भी अपना रुख अख्तियार करते हैं, यानी उधर भी बढ़ना शुरू करते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, यानी भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भी इनका व्यापार शुरू होता है। लेकिन 1510 की वह घटना, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया का जो व्यापारिक केंद्र है, व्यापारिक केंद्र वह मलक्का बनता है। मलक्का, ये कौन है मलक्का? यह मलेशिया में है मलक्का। 1510 में मलक्का व्यापारिक केंद्र बनता है और वहीं से उस हिंद चीन का संपूर्ण व्यापारिक केंद्र स्थापित होता है। और शुरू से ही फ्रांस जो है उस भूभाग पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व जो है वह कायम करने का प्रयास करता है। लेकिन फ्रांस का आगमन जो है वह बहुत लेट होता है। पुर्तगाल के बाद में स्पेन, डच, डेनिश, इंग्लैंड और फ्रांसीसियों का आगमन होता है। फ्रांसीसी लगभग 1664 ईस्वी में भारत आते हैं, लेकिन वे भारत में बहुत दिन तक टिक नहीं पाते हैं। लगभग 100 वर्षों 1664 में आते हैं और 1760 के आसपास में इनका यहां से पतन होने लगता है। क्योंकि 1760 में जो वांडीवास का युद्ध होता है, उस युद्ध में फ्रांसीसी कमजोर हो जाते हैं और यहां से कमजोर होकर के वे दक्षिण पूर्व की तरफ जाते हैं और मलक्का को ही अपना व्यापारिक केंद्र बनाते हैं। और शुरू से इनका प्रयास रहता है किसी तरह से शोषण करना। और 17वीं शताब्दी आते आते 17वीं शताब्दी आते आते फ्रांस से, है ना, व्यापारियों के साथ साथ वहां के पादरी आने लगते हैं। क्योंकि व्यापारी व्यापारिक महत्वाकांक्षा के लिए आते हैं, पैसा कमाने के उद्देश्य से आते हैं। लेकिन जो पादरी आते हैं वह उन अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, यहाँ के धार्मिक और संस्कृति पे चोट करना है, शिक्षा को परिवर्तन करने का उद्देश्य है, बदलने का उद्देश्य है, अपनी संस्कृति थोपने का प्लान है। तो 17वीं शताब्दी में आते हैं और 1747 आते आते 1747 में क्या करते हैं, अनाम में अपना रुचि लेना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उस समय अनाम जो है अपनी खुद की संस्कृति है, अपना खुद का विकसित एक क्षेत्र है, वहां रुचि लेने लगते हैं। फिर उसके बाद में जब वहां अपना इंटरेस्ट जगता है, फिर कुछ वर्षों बाद में 1787 में वह कोचिन चीन, ये कोचिन चीन, कोचिन का मतलब यह केरल का कोचिन नहीं है, यह कोचिन चीन हिंद चीन का एक क्षेत्र है, वियतनाम का एक हिस्सा है। तो 1787 में यह कोचिन चीन तक पहुंचने का प्रयास करता है। लेकिन फ्रांसीसी प्रभुत्व उतनी मजबूत नहीं है कि अपनी प्रभुत्वता वहां पे कायम कर सके आप। लेकिन कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक
जो महत्वाकांक्षा है उसको तो सिद्ध करने का भी हमेशा प्रयास करेंगे। और 19वीं शताब्दी आते आते अनाम कोचिन में फ्रांसीसी पादरी जो है अपनी गतिविधियां बढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप राजनीतिक रूप से इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, लेकिन संस्कृति और शिक्षा ऐसी चीज है जो जिसको कहीं भी आप घुसा सकते हैं या कहीं भी उसको लेकर के आप प्रवेश कर सकते हैं। तो वहां पे पादरियों ने अपना प्रवेश शुरू कर दिया, अपनी गतिविधियां बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा हुआ कि एक उग्र आंदोलन हुआ। और उस उग्र आंदोलन के फलस्वरूप 1862 ईस्वी में अनाम में सैन्य बल की बदौलत एक संधि हुई। और जब संधि सैन्य बल की बदौलत होगा तो सैन्य बल किसके पास था? फ्रांस के पास था। तो अब यूं कह सकते हैं आप कि फ्रांस में या फ्रांस की अब जो राजनीतिक प्रभुत्व है वह स्थापित हो रही है। 1763-64 वह कंबोडिया को अपने संरक्षण में ले लेता है। किसको? तो कंबोडिया को पूर्ण रूप से संरक्षण में लेता है। कब? 1763-64 कंबोडिया को संरक्षण में लेता है। 1783-84 1783-84 में वह तोंकिन जो सबसे गौरवशाली क्षेत्र था हिंद चीन का, तोंकिन में फ्रांसीसियों का प्रवेश हो जाता है। तोंकिन में फ्रांसीसी का प्रवेश। अब बच क्या गया? तो लगभग इस समय तक फ्रांसीसियों का प्रभुत्व वहां पर स्थापित हो गया। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होने में, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ का मतलब होता है 1901 से या इसके आसपास 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद तक संपूर्ण हिंद चीन पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो जाता है। अब कब्जा हुआ है, सैन्य बल पर हो, राजनीतिक ताकत से हो या सांस्कृतिक रूप से हो, हिंद चीन पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया। अब जब कब्जा होगा तो निश्चित है कि वहां पे उपनिवेशों की स्थापना होगी, कोलोनिज्म होगा, और हम यही कोलोनिज्म देखने वाले हैं। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वहां पे अब प्रभुत्व किसका? फ्रांस का स्थापित हो गया। अब कॉलोनी बनना शुरू हो गया। भारत में फ्रांस के साथ व्यापारिक जो प्रतिस्पर्धा है वह ब्रिटेन के साथ है। ब्रिटेन मजबूत पड़ रहा है, फ्रांस कमजोर है। तो सुरक्षा के लिहाज से फ्रांस भारत छोड़ करके और हिंद चीन में अपने जगह तलाशने लगता है, जहां वह खड़े होकर के दोनों क्षेत्र यानी भारत और चीन के निकट परिस्थितियों को वह संभाल सकते थे। औद्योगिकरण के लिहाज से देखें तो हिंद चीन में कच्चे माल की उपलब्धता और उत्पादित वस्तुओं के लिए बढ़िया बाजार था। और दोनों चीज जहां हो उससे बढ़िया विकसित समृद्ध क्षेत्र क्या हो सकता है? लेकिन तजुर्बा होना चाहिए उसको विकसित करने का, उसको उपयोग करने की। और जो पिछड़े समाज थे, फ्रांसीसियों का कथन था कि यहाँ के जो असभ्य और पिछड़े समाज हैं उसको सभ्य बनाने की जिम्मेदारी जो है वो हम जैसे यूरोपीय शासकों की है या यूरोपीय देशों की है। प्रारंभिक जो शोषण चल रहा था, शोषण करने ही आए थे, तो प्रारंभिक शोषण में वह व्यापारिक नगरों, बंदरगाहों पर अटैक किया, यानी वहां पे कब्जा करना शुरू किया, हार्बर्स पे। और जो ट्रेडिशनल सिटीज थे वहां पे, और जो तोंकिन क्षेत्र था, जो समृद्ध क्षेत्र था, समृद्ध था उस समय का, तो तोंकिन के जो जीवन का आधार था वह लाल घाटी था। लाल घाटी पे नजर फ्रांसीसियों की थी। कंबोडिया में मेकांग नदी था, वही मेकांग नदी था जो लाओस और कंबोडिया का समझिए सीमा रेखा निर्धारित करता था और वियतनाम के बीचों बीच बहता था। तो जो मेकांग नदी के जो मैदानी क्षेत्र थे वह कृषि संपन्न थे, और जो
घाटी वाले क्षेत्र थे, जिसको डेल्टाई क्षेत्र कहते हैं। मेकांग नदी का, कौन नदी थी? तो नदी जो था वह मेकांग नदी था। मेकांग नदी चाइना से निकलती थी और वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, लाओस होकर के बहती थी, और समझिए तो उस क्षेत्र का ये लाइफलाइन रिवर था। तो इसके डेल्टाई क्षेत्र जो थे वह खनिज से संपन्न थे। कोयला, लोहा, रबड़, कोयला, लोहा, टीन, जस्ता, ब्रोमीन, क्रोमीन इत्यादि, उसमें टंगस्टन, ये समृद्ध रूप से थे, भरपूर मात्रा में थे। मैदानी क्षेत्र कृषि से संपन्न थे, जिसमें कंबोडियाई क्षेत्र आता था, और डेल्टाई क्षेत्र में कोचिन चीन आते थे। और पहाड़ी जो इलाके थे वहां रबड़ की खेती की जाती थी। तो यहां के लगभग पहाड़ी, मैदानी और डेल्टाई तीनों समृद्ध थे। फ्रांसीसी यहां के कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए नहरों और जल निकासी का प्रबंध किया। कि अगर धान की खेती करना है तो जल चाहिए, तो उसके लिए नहर चाहिए। अगर जल पहुंचा रहे हैं तो फिर वहां से निकालने के लिए भी पानी निकालने की व्यवस्था चाहिए। तो दोनों व्यवस्था वहां किया गया। दलदली, बंजर, जंगली क्षेत्रों को काट करके, दलदल को ठीक करके उसको कृषि योग्य बनाया गया। नतीजा हुआ 1931 आते आते ये जो वियतनाम है, यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धान उत्पादक क्षेत्र बन गया, विश्व का। अब सोचिए, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चाइना, रूस, इतने बड़े क्षेत्रफल वाले देश होने के बावजूद इतना छोटा देश, जिसका तीनों हिंद चीन का देखे तो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र है, लेकिन धान के उत्पादन में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बनता है। रबड़ बागान, फार्म हाउस और खान जितने थे, इस सब पे अब फ्रांसीसियों का अनुबंध हो गया, सब कॉन्ट्रैक्ट पे लेते चला गया, जिसका नतीजा हुआ मजदूर को भी कॉन्ट्रैक्ट पे लिया गया। तो मजदूरों की स्थिति खराब होती चली गई और जमींदारों की स्थिति बढ़िया होती चली गई। उत्तर से दक्षिण तक यानी संरचनात्मक जो विकास है वह काफी तेजी से हुआ, जिसमें रेल, सड़क, ताकि उत्पादित वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सके। इन सारी व्यवस्थाओं ने किसान और मजदूरों की जो स्थिति थी वह बेहद दयनीय कर दिया, क्योंकि सारी व्यवस्था शोषण मूलक थी। सबका एकमात्र उद्देश्य था यहां के स्थानीय लोगों का शोषण करना। शिक्षा, चाइनीज परंपरागत शिक्षा थी वहां की, चीनी भाषा की शिक्षा होती थी, उसकी जगह पे फ्रांसीसी भाषा की शिक्षा दिया जाने लगा। लेकिन शिक्षा देने में भी कोताही बरते जाने लगी। फ्रांसीसी सरकार को यह डर थी कि अगर सभी को हम फ्रांसीसी शिक्षा दे देते हैं, उच्च स्तर की शिक्षा दे देते हैं, तो फिर हमारे लिए ही कहीं काल न बन जाए। इसीलिए वह एकेडमिक शिक्षा देते थे और वार्षिक परीक्षा में स्थानीय बच्चों को फेल कर देते थे। यहां तक तो ठीक था, हद तो तब हो गई जब 1920 आते आते हनोई जो विश्वविद्यालय था, जो दक्षिण पूर्व एशिया का या यूं कहें हिंद चीन का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था, उस एकमात्र और सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था, उस यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि जो शैक्षणिक व्यवस्था थी, शिक्षा का जो स्तर था स्थानीय में और कॉलोनियों में, कॉलोनी यानी फ्रांसीसियों में, वह आकाश और पाताल का अंतर हो गया। लोगों को एकेडमिक शिक्षा के बाद आगे की शिक्षा रोक दी जाती थी फेल करा करके। अगर कोई बाहर से शिक्षा लेकर हनोई विश्वविद्यालय में शिक्षा हासिल करने की जिज्ञासा रखते थे, उन पे भी प्रतिबंधित करते हुए उस विश्वविद्यालय को ही बंद कर दिया गया ताकि कोई उच्च शिक्षा ग्रहण न कर सके। नतीजा हुआ कि जो छात्र थे वह आक्रोशित हो गए, उग्र हो गए और उन लोगों ने राजनीतिक पार्टियां बनाना शुरू की
यानी वहां के छात्रों ने राजनीतिक पार्टियां बनाना शुरू की, और जब छात्र राजनीतिक पार्टी बनाएंगे तो क्या होगा, एक उग्र आंदोलन का रूप लेगा, और यही आंदोलन हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में हम देखते हैं कि किस तरह से हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास होता है और राष्ट्रीय आंदोलन क्या कहते हैं, उग्र रूप अपना धारण करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में यानी पार्ट 3 में हम मिलते हैं राष्ट्रीयता का विकास लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।